नमस्कार, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। अच्छे दिन के वादे के साथ में मोदी सरकार सत्ता में आई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बजट के 2 से 3 दिनों के बाद ही आम जनता ये पूछ रही है कि क्या यही हमारे अच्छे दिन हैं? क्या हमारे अच्छे दिन सचमुच आ रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी इस वक्त मौजूद हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि बजट के दिन कुछ ऐलान होता है और ठीक दूसरे दिन एक चौतरफा दबाव के कारण वो ऐलान शाम होते होते प्रस्ताव बन जाता है। क्या हुआ था ऐसा? देखिए, ऐसा तो हर बजट में ही होता है। मैं तो बहुत सालों से बजट का अध्ययन कर रहा हूं और बहुत अनुभव रहा है बजटों का। करीब 25 सालों से इसका मैं देखता आया हूं और अक्सर ये होता है कि बजट में कोई सुझाव आते हैं या कोई प्रस्ताव आते हैं और जब वो प्रस्ताव जनता के सामने आते हैं, सदन के सामने आते हैं, तो चर्चा होती है कई स्टेक होल्डर से। उन लोगों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उन लोगों की सोच है, वो उभर के आती है और ये सब लेकर फिर तय किया जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो किस प्रकार से सबसे बेहतर आदमी आगे बढ़ सकता है। और इसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि जब सब सुझाव आते हैं, जैसे अभी हम लोगों को प्रोविडेंट फंड वाला जो मामला है उस पर सुझाव आ रहा है, तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा होगी और फिर सदन में पेश किया जाएगा कि क्या हम लोगों ने इस विषय पे किया है। जयंत जी, लेकिन जिस दिन बजट आया था, जिस दिन कि अरुण जेटली जी इसे पढ़ रहे थे, उस दिन ये घोषणा कर दी गई थी कि जो पीपीएफ और ईपीएफ है उस पर टैक्स की जो सारी बातें थी। लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है कि ठीक है, आप चर्चा करेंगे, इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन क्या ये सचमुच न्याय संगत है उन मध्यम वर्ग के परिवार वालों के लिए? वो ये पूछ रहा है आपसे। इस विषय पे दो पहलू हैं, मैं दोनों समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंस बिल है, जो बजट है, उसकी क्या प्रक्रिया है और उसको किस तरीके से पेश किया जाता है, किस तरीके से उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं और किस तरीके से उसे फिर पारित किया जाता है। एक तो मैं आपको समझा दूं कि जो फाइनेंस बिल है जिसमें ये सब चीज़ें तय होंगी, वो इस फर्स्ट सेशन में नहीं, दूसरा सेशन, जो दूसरा हिस्सा जो है तब पारित होता है। अभी बस वोट ऑन अकाउंट अप्रोप्रिएशंस बिल है, वो पारित किया जाता है। तो इसलिए अभी चर्चा चलती है, अभी बहस होती है, हम लोग सब लोगों से सुनते हैं, सब स्टेक होल्डर से सुनते हैं और जब सदन में चर्चा होती है तब लोगों के सुझाव आते हैं और फिर अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जाता है और अमेंडमेंट्स के आधार पे फाइनेंस बिल को अमेंड किया जाता है और फिर जैसे मैंने कहा दूसरे हिस्से में फाइनेंस बिल को पारित किया जाता है। तो ये एक पहलू है, यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आदमी सुझाव पेश करता है, फाइनेंस बिल को पेश करता है, फाइनेंस बिल पे चर्चा होती है, उस पर अमेंडमेंट्स होते हैं और फिर उसे पारित किया जाता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है वो अब प्रोविडेंट फंड का है कि इस पे जो हम लोगों ने पेश किया है, इसके पीछे क्या लक्ष्य था और अब लोगों से क्या कुछ समझाएंगे सर? हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ। उसके दो तो एक तो प्रक्रिया है कि किस तरीके से ये होता है। दूसरी बात ये है कि ये प्रोविडेंट फंड का जो मामला है वो इतना जटिल क्यों है, इससे लोग इतने भावुक क्यों हुए। पहले तो आंकड़े हम लोग समझ लें। देखिए, आज के समय कई सारे प्लान्स हैं, पर हम लोग इसमें सिर्फ ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं और एनपीएस, बस इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। और एनपीएस आज के समय जो है वो पब्लिक सेक्टर यानी सरकार में उसका प्रयोग हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं हो रहा है। और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अधिकतर लोग ज़्यादा प्रोविडेंट फंड को प्रेफर करते हैं, प्रोविडेंट फंड को मानते हैं। तो हम लोगों को अगर देश को एक पेंशन सोसाइटी बनाना है, सब लोगों को पेंशन देने हैं, रिटायरमेंट के लिए सुविधा देनी है, तो हमें प्रोविडेंट फंड को और एनपीएस को बराबर कर देना है, लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आना है। तो ये हम लोगों को लाना था। तो हमारा जो पॉलिसी का, जो हमारी नीति का जो लक्ष्य था वो ये था कि आप इंडिफरेंट हों कि आप प्रोविडेंट फंड लीजिएगा या आप एनपीएस लीजिएगा। आज के समय जो एनपीएस का टैक्स सिस्टम है और इसकी जो टैक्स सिस्टम है वो अलग है, तो हम दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने यही प्रस्ताव पेश किया कि अब एनपीएस का आप 40% टैक्स भी विड्रॉल कर सकते हैं और एन्युइटी में डालकर फिर आप वहाँ आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ईपीएफओ को भी हम लोग कर देते हैं। ईपीएफओ में जो लोगों की तनख्वाह 15,000 से कम है वो लोग इससे वैसे भी प्रभावित नहीं हैं। सिर्फ करीब 60-70 लाख लोग हैं जो प्रभावित हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है सर कि 15,000 को बढ़ाकर के 20 से 25,000 किया जा सकता है। देखिए, ये सब सुझाव हैं। जैसे मैंने आपको जो
पहले बताया, जो किस तरीके से फाइनेंस बिल को पारित किया जाता है, कैसे उस पर चर्चा होती है, वो मैंने आपको बताया। तो अभी वो समय है कि सब लोग अपने सुझाव दे रहे हैं और फिर इस पे चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, और अगर कोई अमेंडमेंट आना है तो वो अमेंडमेंट आएगा। पर अभी वो समय है कि सब लोगों से सुझाव आ रहा है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम लोगों ने प्रस्ताव पेश किया उसका तर्क क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। जयंत जी, अभी आपने एक बात कही कि पता नहीं लोग क्यों भावुक हो रहे हैं। बजट के बाद में मैंने खुद बहुत लोगों से बातचीत की है, बहुत लोगों के सुझावों के साथ आज हम यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों के सवालों के साथ हम यहाँ पर आए हैं। जब आपने ये प्रस्ताव रखा या आप लोगों ने जब ये प्रस्ताव रखा तो लोग पहली लाइन जो अपना कहना चाह रहे हैं आपको, वो ये कह रहे हैं कि जिसे हम अपने भविष्य के लिए रख रहे थे उस गाढ़ी कमाई पर हम टैक्स क्यों दें। इस बारे में इस बारे में सरकार कैसे सोच रही है? इस चीज के को लेकर के हमारी जो दुविधा है उसको कौन दूर करेगा? ऐसे सवाल बिल्कुल ये चर्चा होनी चाहिए, और मैं बहुत खुश हूं आज कि रिटायरमेंट सेविंग्स पे ये इतनी अच्छी एक चर्चा हो रही है। आज के समय सब लोग इस पे जागरूक हो रहे हैं और एक अच्छी चर्चा हो रही है। जैसे मैंने पहले ही समझाया कि फाइनेंस बिल में ऐसे कई बार हुआ है, कई बार चर्चा हुई है, कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो इस बार भी अगर होना है तो होगा, वो तो सदन में तय किया जाएगा। परंतु आपको समझना चाहिए, वो दूसरा पहलू जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके पीछे लक्ष्य क्या था। लोगों को मैं पूरी तरीके से समझाना चाहता हूं कि चाहे वो एनपीएस हो या प्रोविडेंट फंड हो, इसका उद्देश्य ये है कि आप रिटायरमेंट की आप सेविंग्स करें। हम अभी भी आपको कह रहे हैं एनपीएस को हम बेहतर बना रहे हैं इससे, और प्रोविडेंट फंड में जो हम लोग अंतर ला रहे हैं वो तो प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि जो पहले आपने किया उस पर तो कोई टैक्स नहीं लागू होने वाला है। ये लोगों को समझ जाना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो हमने प्रस्ताव पेश किया उसमें हमने कहा कि जो भी अभी तक आज तक आपने सेव किया उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लागू होगा। आगे जाकर हम लोग प्रस्ताव ये लाए हैं कि 40% आप टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं, 60% जो है वो आप एनुइटी में डालिए। क्योंकि अगर हम लोग आपको टैक्स ब्रेक, जिसको कहते हैं टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, जिसमें कि आप पैसे जो अपने हैं वो बिफोर टैक्स आप इसमें डालिए, फिर आप कोई टैक्स नहीं भरते हैं और वो बढ़ता चला जाता है। जब आप विड्रॉ कर रहे हैं 40% हम आपको टैक्स फ्री विड्रॉल दे रहे हैं। अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो तो आप वो 40% टैक्स फ्री विड्रॉल कर लीजिए। पर जो इसका लक्ष्य था वो था कि आप रिटायरमेंट इनकम आपकी हो, आपका रिटायरमेंट इनकम हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप एनुइटी ले लीजिए। मान लीजिए किसी को बहुत कुछ जरूरत पड़ा और उसे बीच में ही पैसा निकालना नहीं, तो वो देखिए 40% टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। 60% की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं आप 60% देखिए, पहले तो प्रोविडेंट फंड में विड्रॉल आदमी कर भी सकता है, उसके भी कई नियम बने हुए हैं। पर आप समझिए कि हमने सरकार की तरफ से और देश की तरफ से, सरकार को आप भूल जाइए इसमें, आप लोग जो लोग प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रहे हैं, देश की तरफ से आप लोगों को टैक्स ब्रेक मिल रहा है। यानी कि वो जो आपने जो इनकम आपने प्रोविडेंट फंड में डाली और फिर प्रोविडेंट फंड में जो बढ़ती चली गई, उस पर आपको टैक्स कंसेशन मिला है, आपको टैक्स ब्रेक मिला है। और इसलिए टैक्स ब्रेक मिला है जिसमें कि आप अपने लिए रिटायरमेंट इनकम रखें और 20-25 साल जो आपके रिटायरमेंट में है उसमें आपकी इनकम आती रहे, आपको वेतन मिलता रहे। तो ये इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि आप टैक्स बिना दिए हुए पैसा आप डाल दीजिए, फिर वो बिना टैक्स दिए हुए पैसा बढ़ते रहे और फिर आप उसको निकाल कर खर्च करने लग जाइए। अगर वही पैसा आप बैंक में अगर आप डालते तो पहले तो आप उसको टैक्स भरते। अगर आपको चलिए 50,000 रुपए की आपको तनख्वाह मिली है, अगर आप उसमें से 20,000 रुपए आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट देना चाहते हैं तो उस 20,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा पहले, फिर आप उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालिएगा। फिक्स डिपॉजिट में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, उस पर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। ये सब पे हमने आपको राहत दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस में आप डाल रहे हैं कि आपको पहले टैक्स भरना पड़ेगा, फिर जो वो बढ़ रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये हम नहीं। चलिए, आपको क्या उम्मीद है, क्या होगा इस प्रस्ताव के बाद, चर्चा के बाद में क्या देखिए, लगता है? हम लोगों ने तो प्रस्ताव पेश किया है और इस पे सब लोग अब अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं कि क्या बेहतर होगा, देश के लिए सबसे उचित क्या होगा। फिर इस पे चर्चा चलेगी सदन में, फिर तय होगा। लेकिन सर, जिनके लिए ये चर्चा चल रही है उनका ये कहना है कि नहीं लगना चाहिए। मैं आपको इस सवाल को नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं बताऊं, कोई नहीं है जो टैक्स देना चाहता है। तो अगर मैं आपसे आके बोलूं कि आप 15,000 20,000 और टैक्स भरिए, आप देने को तैयार हैं? कोई नहीं देने को तैयार है। तो जब भी लोगों को लगता है कि हमको और टैक्स भरना पड़ेगा तो विरोध हो जाता है। परंतु आपको समझना है कि अगर हम इसमें, हम लोगों का लक्ष्य ये नहीं है कि हम इसमें टैक्स कलेक्ट करें।
या हमको इसमें बहुत टैक्स मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यही था कि आपके खातिर, आपके हित में आप पैसा बचाइए और फिर रिटायरमेंट में आप हर साल आपको रिटायरमेंट में वेतन मिले, आपको इनकम मिले। चलिए, जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, उम्मीद है कि वो अभी आपकी बातों को जरूर 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 हमारा दायित्व बनता है कि सब लोगों को समझाएं कि ये प्रस्ताव क्यों पेश किया गया है और इस प्रस्ताव को किस तरीके से तय किया जाएगा, ये सब लोगों को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। अगला सवाल आपसे, आप कहते हैं गांव गरीब किसान को ये बजट जो है वो देश की उड़ान को, आपकी नजर में गरीब कौन है? देखिए, आज के समय गरीब जो हैं वो बीपीएल परिवार को कहा जाता है और बीपीएल परिवार का एक बड़ा टेक्निकल डेफिनेशन होता है। अगर आप उस टेक्निकल डेफिनेशन का प्रयोग करें तो करीब करीब 1/3 लोग इस देश में बीपीएल परिवार माने जाते हैं। हमारे पास करीब 25 करोड़ परिवार हैं और अगर 1/3 लें तो करीब 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं, यानी कि करीब अगर 5 लोग हर परिवार में हों तो करीब 40 करोड़ लोग हमारे देश में कहे जाएंगे कि वो बीपीएल परिवार है। लेकिन मध्यम वर्ग ये आपसे अब पूछ रहा है सर, गांव और गरीब किसानों का तो बजट हो गया है, कहीं मध्यम वर्ग की कोई चर्चा नहीं है? नहीं, उनके लिए क्या है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पहले तो अगर देश तरक्की करेगा, देश की उड़ान होगी तो मध्यम वर्ग के सब लोग भी तरक्की करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मध्यम वर्ग को देखिए किस चीज़ से मतलब है। एक तो थोड़ा टैक्स में राहत मिले, वो हमने किया है। हमने कहा है कि आपको 2000 से 5000 डिस्काउंट कर देंगे, आपको हाउसिंग में 24,000 से 60,000 कर देंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तब आपको राहत मिलेगी। तो टैक्स में हम लोगों ने बहुत कुछ, टैक्स रिलीफ जिसको कहते हैं, राहत जो कहते हैं, वो हम लोगों ने मिडिल क्लास को बिल्कुल दी है। साथ साथ देखिए, मिडिल क्लास को सुविधाएं चाहिए, मिडिल क्लास को अच्छी शिक्षा चाहिए, ये सब हम लोगों ने भरपूर तरीके से किया है। मिडिल क्लास को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़कें चाहिए, आपको चाहिए कि अस्पताल अच्छे हों। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने बहुत प्रावधान किया है और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। मध्यम वर्ग मतलब सर आप समझ सकते हैं जिनकी आय 40 से 50 हज़ार रुपए है या फिर इससे ऊपर कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, महंगा हुआ है कार, फोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, गहने, कपड़े, बाहर खाना खाना, हवाई टिकट, सरकारी वाहन में यात्रा करना। सस्ता हुआ है फुटवेयर, सोलर लैंप, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं वो, फ्रिज में रखने वाले डिब्बे। मध्यम वर्ग फिर वही पूछ रहा है, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो महंगा होता जा रहा है, जिनका इस्तेमाल बहुत कम है वो सस्ता हो चुका है। हमारे लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है? गवर्नमेंट आप ही के लिए, मैं उनके सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा, कि ये जो, क्या हम बाहर खाना नहीं खाएं, क्या हम गहने नहीं खरीदें, ये टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स क्या करें? अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। और बिल्कुल हम लोग जवाबदेही हैं और आपको मालूम है कि जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद हम लोग सब लोगों से मिलते हैं। मैं खुद जाकर टीवी पे, मीडिया पे, सब जगह इन बातों की मैं पूरी तरीके से जवाब देता हूँ, पूरी तरीके से लोगों को समझाता हूँ। और सिर्फ ये नहीं, हर शहर में जाके हम लोगों को समझाते हैं, उनको बताते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो टैक्सेस बढ़े हैं वो बहुत कम बढ़े हैं। ओवरऑल अगर आप देखें टैक्सेस सिर्फ 1% से बढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। 1-2% अगर टैक्स बढ़ गए हैं, 2% उनके खर्चे बढ़ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये हमें समझना चाहिए। साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने जो आर्थिक व्यवस्था में तरक्की और गति लाने के लिए जो काम किया है, उससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी तनख्वाह बहुत बढ़ेगी। और हम लोग क्योंकि बहुत मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिस्कल प्रूडेंस पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया, इसलिए जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, वो भी कम रहेगा। तो क्या होने वाला है कि ठीक है थोड़ा सा टैक्स बढ़ा है, पर आप लोग एक तरफ बस देख रहे हैं, तराजू में हरदम तौलना चाहिए। आपने तराजू में एक तरफ देखा है कि क्या खर्चे थोड़े से बढ़ गए, पर तराजू की दूसरी तरफ है कि आपको लाभ कहाँ हो रहा है। वो आप लाभ के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं, आप बस सिर्फ हानि के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं आपको लाभ के बारे में बताता हूँ। आपने जो प्रकट किया वो सिर्फ हानि थी, लाभ क्या है? सुविधाएं तो हैं, मैंने बोला टैक्स में आपको राहत मिल रही है, पर साथ साथ ये भी जान लीजिए क्योंकि महंगाई कम होती चली जा रही है, इन्फ्लेशन कम होता चला जा रहा है, दाम नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ लोगों को फायदा हो रहा है। साथ साथ लोगों की तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं क्योंकि तरक्की होने वाली है
और जॉब क्रिएशन जिसको कहते हैं, रोजगार जिसको कहते हैं, रोजगार को भी बढ़ोतरी होगी। 70 लाख लोग अभी लाइन में है सर, कहीं से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब कह रहे हैं आप लोग काफी टाइम से कह रहे हैं। अरे ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देखिए हम लोग तो सब आंकड़े हरदम देखते रहते हैं। अगर आप महंगाई को देखिए, जो महंगाई 10-12% चल रही थी यूपीए सरकार के समय, जो आसमान को छू रही थी, वो आज के समय वो महंगाई, वो इन्फ्लेशन 5-6% है। हम लोग तो दिन पर दिन सब चीज़ों का भाव देखते रहते हैं, और आज के समय अगर आप सब भाव देखें तो पिछले 2-3 साल में जो कीमतें हैं, जो भाव हैं, वो बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। ठीक है, दाल में थोड़ा बहुत नहीं, कुछ दाल में तो दुगना हो गया है, तो दाल बढ़ी है, परंतु आप पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, आप ब्याज देख लीजिए जो आप बैंक में देते हैं, आप सब्जियों के दाम देख लीजिए, आटा चावल इन सब चीज़ों का दाम देख लीजिए, तेल का दाम देख लीजिए, ये सब दाम घटे हैं। तो महंगाई कम हुई है, लोगों की तनख्वाह बढ़ी है, ये सब तो लाभ हुआ है, सुविधाएं मिली हैं। आज के समय रेलवेज देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सब जगह लोगों को सुविधा पे सुविधा मिल रही है। एक मध्यम वर्ग परिवार क्या सोचता है, जिस फायदे और नुकसान की आप बात कर रहे थे, मैं उनकी सोच से ही संबंधित चीज आपको बता रही हूँ। एक अगर फोन का बिल उनके हाथ में होता है तो वो देखते हैं कि मेरा जो फोन का बिल है, एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, 2500 रुपए है, लेकिन जो टैक्सेस है वो हो गए आपको कुल मिलाकर के 382 रुपए। यानी अब जब उनको जोड़ दिया जाए तो वो दे रहे हैं 28 रुपए। तो वो उसी पॉइंट पे अटके रहते हैं, इसलिए इस चीज को क्लियर होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि ये सब जो बातें हैं, क्योंकि मैं तो खुद वित्त जो विषय है उससे जुड़ा हुआ रहा हूं और पैसों का हिसाब हरदम करता रहा हूं, तो मैं सब लोगों को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा, आप इतना भावुक न हो, आप तराजू पे तौलें। हाँ, थोड़ा तराजू पे तौलें और थोड़े तर्क और तत्वों के आधार पे थोड़ा आप सोचिए। और उसमें ये है कि ठीक है, थोड़ी हानि हुई है, हर जगह, हर देश में, दुनिया में आदमी को टैक्स भरना पड़ता है। मैं बहुत साल अमेरिका में था, लोगों को जानना चाहिए अमेरिका में टैक्स रेट्स जो हैं 40, 45, 50% हैं। जो हिंदुस्तान में 20-30% है, वो अमेरिका में 40-50% है। यूरोप जाइए 40-50% है, चाइना जाइए, जापान जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए टैक्स रेट्स कितने हैं। तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, और अगर टैक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है तो वो हानि हुई है आपको, पर आप जो तराजू है उस पर आप देखिए कि आपको लाभ कितना हुआ है, और आप लाभ की तरफ भी सोचिए, सिर्फ हानि की तरफ मत सोचिए। वही तर्क और तत्वों के आधार पे आपको सोचना चाहिए। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एकदम स्पष्टता से समझा रहा हूँ, आप लाभ को तौलिए, लाभ भी आपको बहुत मिले। सर, मनरेगा को आपने 38 से 500 करोड़ दिए हैं, यूपीए ये कह रही है कि अब कहाँ गई वो सारी बातें, हमारी योजना इतनी अच्छी है कि उसी को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या इस बात को दर्शाता है जो पैसे आप लोगों ने आवंटित किए हैं? देखिए, सरकार जो है इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, सरकार चलती रहती है। जो लोग यूपीए सरकार में कह रहे थे कि उन्होंने आधार लाया था, उसके पहले एनडीए सरकार में अटल जी ने ही नेशनल स्मार्ट कार्ड की बात की थी, नेशनल आइडेंटिटी की बात की थी। अगर ग्राम सड़क योजना के इन लोगों ने आगे लिया तो वो ग्राम सड़क योजना अटल जी की सरकार लाई थी। तो सरकार में थोड़ा एक कॉन्टिन्यूटी होती है। तो जो जैसे कि नरेगा है, वो भी मैं आपको ये समझा दूं और आपके दर्शकों को समझाऊं कि नरेगा कानूनी चीज है, बाय लॉ है, इट्स बीन पास बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि हम लोगों को नरेगा तो आगे ले ही जाना है, नहीं तो हम कानून के विरुद्ध जाएंगे, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। तो सरकार में एक कॉन्टिन्यूटी होती है, सरकार चीजें करती चली जाती है और हम लोगों को भी करना है। तो ये हम लोगों को इस बात में नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है। परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो नरेगा जो है, जो कानूनी चीज़ है, जिसको करना ज़रूरी है, आवश्यक है, उस पर हम लोगों ने सुधार क्या लाया है। नरेगा की बात ना करें, आप बात करें कि नरेगा में सुधार हम लोगों ने क्या लाया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब नरेगा में हम लोगों ने बहुत सुधार लाया, उसी प्रकार से आधार में भी हम लोगों ने बहुत सुधार लाया। और यही तो महत्वपूर्ण बात है। ये बचपना है कहना कि अरे भाई आधार को आप कर रहे हैं, नरेगा को आप कर रहे हैं। कोई भी सरकार जो ठीक चीज़ है, उचित चीज़ है, उसको और भी बेहतर बना के उसको ज़रूर लागू करेगी, और वही हम लोगों ने किया है। तो नरेगा में अगर आप देखें, नरेगा पहले जो था उस पर लीकेज भी बहुत ज़्यादा था और उसमें कोई खास उसमें इन्वेस्टमेंट एसेट्स नहीं बन रहे थे। हम लोगों ने नरेगा को इस प्रकार से किया कि अब करीब करीब 95% जो नरेगा का भुगतान हो रहा है वो पोस्ट ऑफिस में हो रहा है या बैंक के खाते में हो रहा है। यानी लीकेज, दलाली बिचौली जो थी नरेगा में, जो चोरी हो रही थी नरेगा में, उसे हम लोगों ने बिल्कुल लगाम लगाकर कम कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, नरेगा का प्रयोग अब इसलिए हो रहा है जिसमें कि गाँव में और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग उसका इस तरीके से इस्तेमाल करें जिसमें कि उसमें एसेट्स बने, और खासकर जो हम लोगों के तालाब हैं, झील हैं, जो वाटर बॉडीज हैं,
उनके गहरीकरण में उनकी ज्यादा मतलब कांग्रेस को हम ये समझे कि आप ये बता रहे हैं कि आपकी योजना जरूर रही होगी और ये कंटिन्यूटी चलती रहती है, थोड़ा हमने उसका स्वरूप बदल दिया है और अच्छा, थोड़ा स्वरूप नहीं, अच्छा स्वरूप बदला है। इस प्रकार से हम लोगों ने बदला है कि अब वो प्रभावशाली हो गई है, अब वो उचित और अनुकूल तरीके से किया जा रहा है, आसमान जमीन का अंतर ले आए हैं। आखिरी के कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए 3 से 5 लाख रुपए होना चाहिए। 2 साल बीत चुके हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब विपक्ष में थे तो वो चीज होनी चाहिए, जब आप अब सरकार में हैं तो इंतजार क्यों? देखिए, अभी हम लोगों को बहुत चीज़ों को संभालना पड़ता है और इसलिए इसको हम लोग इस बार नहीं कर पाए। तो जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम जो मध्यम वर्ग के जो हमारे वोटर भी हैं और हमारे लोग भी हैं, उनके लिए हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। आगे उम्मीद है, मतलब हो सकता है? हम लोग तो उम्मीद हरदम रखते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो देश का युवा है वो खुद उसे उद्यमी बनाया जाए और इसी विचारधारा के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेक इन इंडिया हो या फिर स्किल डेवलपमेंट जो चल रहा है इस वक्त, क्या लोगों का माइंडसेट अब ऐसा बन रहा है कि आपकी सरकार से उनकी सोच जो है, आपकी सोच से वो तो आपके सामने प्रस्तुत है ही। आप लोग देख ही रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कितना एक प्रभावशाली एक कार्यक्रम है, कितने सारे लोग कंपनियां चालू कर रहे हैं। और मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज चालू कर रहे हैं, जिनको वेंचर कैपिटल फंडिंग वगैरह मिल रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक दुकान, एक ठेला, एक वर्कशॉप, इन सब जगह आम तौर सामान्य व्यक्ति के हैसियत से इन सब बिजनेसेस को और कंपनीज को ये लोग चालू कर रहे हैं। और आप वहाँ ज़रा देखिए कि मुद्रा जो है, अब फिर वही लाभ और हानि की बात हो रही थी ना, तो आप तो बस सिर्फ हानि की बात कर रही हैं, मैं आपको लाभ की बात बताता हूँ। मुद्रा जो है, मुद्रा में आज के समय करीब 2.5 करोड़ लोगों ने, 2.2 करोड़ लोगों ने ऋण लिया है। और जो ऋण उन्होंने लिया है आज के समय कुल मिलाकर करीब 1 लाख करोड़ का उनको लोन मिला है। और उस 1 लाख करोड़ से इन लोगों ने अपने अपने छोटी दुकानें, अपना छोटा व्यापार, अपना एग्रो बिजनेस, ये सब चीज़ें इन लोगों ने चालू की है। तो ये लाभ भी तो हो रहा है। आपके टैक्स पेयर का जो पैसा है, इस तरीके से हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। और इससे, जैसे मैंने पहले भी कहा, देश की तरक्की होगी, देश का उड़ान होगा और रोजगार आएंगे, नौकरी आएगी, महंगाई कम होगी। ये सब लाभ आपको जरूर मिलेंगे। वित्त राज्य मंत्री, आखिरी के 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? कैसा है ये बजट उनको समझाने के लिए, खास करके मध्यम वर्ग जिनके सवाल सबसे ज्यादा हैं आपसे? मैं ये कहूँगा कि आज के समय सब जो विशेषज्ञ हैं, सब लोग जो बजट्स का पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं, करीब करीब एक कंसेंसस बन गया है, एक सर्वसम्मति बन गई है कि ये बहुत एक अच्छा बजट है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट है। और ठीक है, कहीं कहीं जगह हम लोगों ने थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ाया है, बहुत कम बढ़ाया है, जैसे मैंने बताया 1% ही बढ़ाया है। परंतु जो हम लोगों ने लोगों को लाभ दिया है, जो लोगों को सुविधाएं दी हैं, जो लोगों को हम लोगों ने इसके द्वारा तरक्की का मौका दिया है, वो अगर तराजू पे तोलें तो जो लाभ है वो बहुत ही ज़्यादा हानि से बेहतर है। जैन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। आपसे उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि आप खुद ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आपकी जो पृष्ठभूमि है ये भी कुछ ऐसे ही रही है। इसलिए हमारी जनता भी चाहती है कि वित्त मंत्री जी उतना कम से कम दे जिससे कि उनका घर चले, चाहे वो एक गरीब हो या फिर एक मध्यम वर्ग का पूरा परिवार हो। आप देखते रहिए आगे भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।